अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। 11 मार्च की बात करें तो आज वर्ल्ड में, हमारे पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। उसी के लिए हम यहाँ पर पल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में गुज्जर कॉलोनी में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जी मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, डीएम नेफ्रोलॉजी एंड डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। इसके साथ ही अगर हम इनकी उपलब्धियां बताएं तो डायरेक्टर डिवीजन ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड डायलिसिस पल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन जम्मू में ये यहाँ पर काम करते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में इनसे जानते हैं कि आज हमारा जिस तरह से किडनी डे हम मना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जा रहा है, तो इसी चीज़ पर इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा, वर्ल्ड किडनी डे आखिर है क्या? थैंक यू सो मच। वर्ल्ड किडनी डे जैसे ये एक ग्लोबल इवेंट है। इसमें पूरी दुनिया में जो सेकंड थर्सडे होता है मार्च के मंथ का, इस दिन किडनी के बारे में जो जनरल पब्लिक है उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन रखा गया है। तो इस दिन का मतलब ये है कि हम जनरल पॉपुलेशन जो है उसको किडनी की इम्पोर्टेंस बताएं, किडनी के नॉर्मल फंक्शन क्या है वो बताएं, और किडनी की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है वो बताएं। और अगर किसी को गुर्दे की बीमारी है तो वो अपने आप को अपना लाइफ कैसे जिए। तो हर साल जैसे सेकंड थर्सडे मार्च के मंथ में ये दिन मनाया जाता है। तो हर साल इसका एक थीम होता है। तो इस साल का जो थीम है कि लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज़, कि अगर किसी को किडनी डिजीज़ है तो वो अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। तो आज हम भी इसी विषय को लेके सर, एक किडनी डिजीज कितनी कॉमन है? जिस तरह से हम बात करें लोगों में, कितने लोग हैं जिनमें आखिर ये पाई जाती है? देखो, जो डिफरेंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उसमें एवरेज अगर हम देखें तो हर 10 बंदों में से एक बंदे को किसी न किसी तरह की किडनी की बीमारी होती है। इसका मतलब मोटा मोटा ये हुआ कि अगर एक परिवार के या दो परिवार हैं आसपास में, वहाँ पे 10 लोग हैं, तो उस 10 लोगों में से किसी एक बंदे को कोई ना कोई गुर्दे की बीमारी ज़रूर होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गुर्दे की बीमारी जो है वो साइलेंट होती है। साइलेंट का मतलब ये है कि वो कोई सिम्टम नहीं होता उसका, साइलेंट किलर। साइलेंट किलर है ये। तो जब सिम्टम आते हैं तो तब ऑलरेडी 50% तक गुर्दा डैमेज। डैमेज हो चुका होता है। तो ये स्टेज बहुत लेट होता है कि उस टाइम पे अगर हम उसका इलाज स्टार्ट भी करें तो उसको रोकना या उसको वापस करना बहुत ओकेजन्स पे मुश्किल होता है। चलिए मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्या ये जेनेटिक डिसीजेज है कि अगर हमारी फैमिली में किसी को होगी तो क्या ये ज़रूरी है कि जो हमारी फैमिली में आगे फर्दर हैं उनको भी ये होगी? एक ये कंपोनेंट भी होता है गुर्दे की बीमारियों में। जैसे अगर हम गुर्दे की बीमारियों को देखें तो मोटा मोटा दो तरह में हम उसको डिवाइड करते हैं। हम अपने टर्म्स में उसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, या जो अभी अभी हाल में गुर्दे में बीमारी हुई होती है। और दूसरा होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक है कि किसी को गुर्दे की बीमारी है जो 3 महीने से ज़्यादा टाइम से है, और उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि गुर्दे सिकुड़ गए होते हैं। तो इन दोनों की जो वजह होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि अगर फैमिली में किसी को किसी है जेनेटिक। तो क्या वो बाकी मेंबर्स को भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम सिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। बाकी बहुत सारी हैं लेकिन ये क्योंकि कॉमन है तो मैं इसके बारे में बोलूँगा। तो ये अगर 100 लोगों का गुर्दा फेल होता है परमानेंटली, क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको बोलते हैं, तो उसमें 5% ये लोग शामिल होते हैं जो कि फैमिलीज में रन करते हैं। जैसे अगर किसी के फादर को है तो उसके बच्चों को भी हो सकता है। इसके अलावा जो ज़्यादा कॉमन वजह है गुर्दा फेल होने का, वो सबसे ज़्यादा जो है डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं। अगर हम 100 लोग लेंगे जिनका गुर्दा फेल होगा तो उनमें से 35 से 40 लोग वो होंगे जिनका गुर्दा शुगर की वजह से फेल हुआ होगा। बाकी अराउंड 10 15 20 15 to 20% वो लोग होंगे जिनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने की वजह से गुर्दा फेल हुआ होता है। और इसके अलावा अराउंड 10 to 15% जो केस होते हैं, 15% के आसपास, गुर्दे में सूजन आ जाती है, उसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो वो भी गुर्दा फेल कर सकते हैं। और इस बेल्ट में जो हमारा जैसे जे एंड के बेल्ट है, हम इसको ऐसे लेबल किया हुआ है स्टोन बेल्ट ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पे स्टोन डिजीज बहुत कॉमन है। तो स्टोन जब वो ओब्स्ट्रक्ट कर देता है, किडनी की पाइपें होती हैं जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं, अगर वो उनमें आके फंस जाए तो वो फिर गुर्दे पे प्रेशर डालता है। तो प्रेशर डालने की वजह से गुर्दा खराब हो जाता है। तो यहाँ ये भी एक कॉमन वजह है। ये शायद ये दुनिया के बाकी हिस्सों में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कॉमन है। तो मोटा मोटा जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो ज़रूर होता है, लेकिन उसका परसेंटेज जो है वो कम है। इसके कंपैरिजन में जो डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या पथरी की बीमारी है या गुर्दे में सूजन की बीमारी है, ये ज़्यादा कॉमन है जो गुर्दा खराब करती हैं। अगर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे पता लगा सकते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, तो क्या इसके लक्षण है, क्या सिम्टम है कि जो वो अर्ली डिटेक्शन इसका पता लगा सकते हैं कि हमें ये बीमारी है? हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि एक साइलेंट किलर है, तो उसका मतलब ये है कि जब तक सिम्टम आए तो 50% तो हमारा गुर्दा ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो वो स्टेज बहुत लेट है कि उस टाइम पे अगर हम सिम्टम्स का वेट करें और सिम्टम आए और फिर हम टेस्ट करें, तो सिम्टम्स भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो गुर्दे में तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा? हाँ। तो इसमें कुछ अब दूसरा ये है कि क्या हम सबके टेस्ट करें। जैसे अगर हमारी जे.एंड.के की 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है तो हम सबके टेस्ट करें, ये भी फिजिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें गुर्दे की बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है। जैसे मैंने पहले बोला कि शुगर पेशेंट्स, तो शुगर पेशेंट जो हैं हर साल में एक बार उनको अपना गुर्दे का टेस्ट, जिसमें हम पेशाब का टेस्ट करते हैं, यूरिन रूटीन बोलते हैं, कंप्लीट एग्जामिनेशन, और के.एफ.टी क्रिएटिनिन और यूरिया, ये टेस्ट कर लेना चाहिए। और अब शुगर की भी एक प्रॉब्लम है कि शुगर भी किसी को है या नहीं है, शुगर भी कभी सिम्टम लेके नहीं आती है, वो इतने साल रह जाती है कि जब उसका पता चलता है तो उस टाइम शुगर तो होती है, साथ में गुर्दा भी इन्वॉल्व हो गया होता है। तो साथ में कम से कम जो 30-40 साल से ऊपर लोग हैं या किसी की फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, तो उनको साल में एक बार अपना शुगर का टेस्ट कर लेना चाहिए। एक तो ग्रुप ये हो गया शुगर वाला। दूसरा है कि ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ है, उसको भी कम से कम साल में एक बार अपने गुर्दे के और वो एक ब्लड वाले और पेशाब वाले टेस्ट कर लेने चाहिए। किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है, जो आप बोल रहे थे, तो फैमिली हिस्ट्री अगर फैमिली में कोई मेंबर है जिसको गुर्दे की बीमारी है, तो उनको भी साल में एटलीस्ट एक बार अपना जो गुर्दे की स्क्रीनिंग है वो कर लेनी चाहिए। या दूसरा एक ग्रुप होता है कि पहले किसी को गुर्दे की बीमारी हुई, जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है, वो 80% केसेस में तो रिकवर हो जाती है, लेकिन जब रिकवर भी होती है तब भी उनमें रिस्क रहता है कि वो बाद में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ जाए। तो उनको भी कम से कम साल में एक बार अपने किडनी के टेस्ट कर लेने चाहिए। चलिए, साफ तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि कितने टाइप्स की मतलब ये किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि वो किस में फॉल करते हैं। हाँ, इससे पहले जो एक पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने, वो आपने कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं किडनी की बीमारी के। तो जब सिम्टम्स आते हैं तो उसमें जैसे शुरू शुरू का जो कॉमन सिम्टम होते हैं कि कभी पेशेंट उठता है और उसको देखता है उसके आँखों के साइड पे सूजन आ रही है सवेरे सवेरे, या उसके पाँव फूल रहे हैं, या वो पेशाब करने जा रहे हैं तो पेशाब में बहुत सी झाग आ रही है, या पेशाब में खून आ रहा है, या रात में कई बार ऐसा होता है कि क्रॉनिक जो बीमारियां होती हैं उनमें पेशाब रात को बार बार उनको उठ के करना पड़ता है। कभी क्योंकि गुर्दा का एक काम जो है वो जिसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी होता है। तो जब गुर्दा खराब होता है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, तो जिसमें ये सिम्टम्स होंगे कि सूजन आ रही है, बीपी कंट्रोल नहीं रह रहा है, और पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब में झाग आ रही है, भूख नहीं लग रही है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि भूख नहीं लग रही है, या थोड़ा सा चल पा रहे हैं, चल रहे हैं पे ही उनको सांस फूल रहा है, क्योंकि गुर्दा जो है वो खून बनाने में भी मदद करता है। तो जब खून कम हो जाता है तो जो ही वो थोड़ा सा चलते हैं तो उनका सांस फूल जाता है। तो जब ये सिम्टम्स हैं तो उनको टेस्ट करने चाहिए। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपका कि टाइप्स क्या क्या हैं गुर्दे की बीमारी के। तो इसमें ऐसे तो बड़े सारे ग्रुप्स में गुर्दे की बीमारियों को डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि मोटे मोटे 3 तरह की बीमारियां हैं, जिसमें हम एक तो बोलते हैं कि एक्यूट गुर्दे की बीमारी। एक्यूट का मतलब ये होता है कि जो गुर्दे की बीमारी हाल में ही हुई हो, उसको बाय डेफिनेशन हम 1 वीक बोलते हैं। तो इस बीमारी अगर ये बीमारी टाइम पे डायग्नोस हो जाए और इसका प्रॉपर इलाज हो जाए, तो इसमें 80% के आसपास लोग ठीक हो सकते हैं। अगर उनका गुर्दा इतना भी डैमेज है कि वो डायलिसिस पे भी आ गए हैं, तो ये रिकवर हो सकता है अराउंड 80%।
तो ये बीमारियां यूजुअली होती हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया किसी भी वजह से, जैसे लूज मोशंस हो गए, वोमिटिंग होगी, कोई ब्लड लॉस हो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उससे गुर्दे पे असर आता है। कई बार जो दवाइयाँ भी हम लोग ले लेते हैं बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, उनका भी इफेक्ट किडनी पे आता है, वो भी गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं। कभी कभी जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे किसी को डायरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो इनकी वजह से भी किडनी में डैमेज आ सकता है। और दूसरा एक ग्रुप होता है कि जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी कभी किडनी की दिक्कत आ सकती है। तो ये सब ग्रुप्स जो हैं, जो अभी मतलब टाइम पे डायग्नोस हो जाएं और जिनका ड्यूरेशन कम रहा हो, तो इनको सही इलाज के बाद ये रिकवर हो सकते हैं। और दूसरा ग्रुप जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का है। क्रॉनिक हम बोलते हैं कि अगर किसी का गुर्दे में डैमेज 3 महीने से ज़्यादा रहा हो, तो ये वाली बीमारी यूजुअली नॉर्मल रिवर्ट नहीं हो पाती है। और दूसरा इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है। तो दो तो ये ग्रुप हैं, और एक तीसरा ग्रुप है जिसमें गुर्दे की छन्नी खराब होती है, और उसमें गुर्दे से जो प्रोटीन की चीज़ है वो निकल के पेशाब में जाती है, उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो उसकी भी बहुत सारी वजह होती हैं, वो भी सही टाइम पे डायग्नोस हो तो उसका भी इलाज होके वो भी वापस ठीक हो सकता है। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ऐसी है जो शायद ठीक नहीं होती है, और वो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। सवाल ये रहेगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर किसी को पता चल जाता है पेशेंट को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो डायलिसिस कितने टाइम में शुरू कर सकता है? क्योंकि अगर हम बाहर दुनिया में सर्वे करें या उनसे पूछें, उनमें फियर है डायलिसिस को लेकर, तो आप किस तरह से हमारे व्यूअर्स को सेटिस्फाइड करेंगे? देखिए, डायलिसिस से दो क्वेश्चन है इसमें, कि एक, अगर किसी को गुर्दे की बीमारी होगी तो वो कितने टाइम पे डायलिसिस पे पहुंच जाएगा। तो ये हर एक पेशेंट जो है वो अलग होता है, जिस तरह की उसकी बीमारी होगी उसी हिसाब से उसकी प्रोग्रेशन होगी। जैसे इसमें कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर या की वजह से, या गुर्दे में ट्यूब्यूल्स जो गुर्दे की पाइपें होती हैं उनकी वजह से दिक्कत आती है। तो वो उन केसेस में गुर्दा बहुत स्लोली फेल होता है, मतलब ये कि 10 15 20 साल के बाद जाके उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अगेंस्ट एक और ग्रुप होता है जिसमें मैंने बोला था गुर्दे की सूजन आती है, इसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको 3 महीने तक भी, अगर उनका इलाज ना हो तो 3 महीने तक भी वो डायलिसिस पे पहुंच सकते हैं। इसके बीच में एक ग्रुप आता है डायबिटीज़, जो ना तो इतना तेज़ है और ना ही इतना स्लो है। तो ये हर एक बंदा और उसकी बीमारी के हिसाब से अलग टाइम पे प्रोग्रेस करेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर गुर्दे की बीमारी है तो वो उसको जो तो खराबी होने में और मदद करती हैं। जैसे कि अगर उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रह रहा है, अगर उसने गुर्दे की बीमारी थी और साथ में जाके खुद से कोई दवाइयाँ ले ली। बहुत सारे पेशेंट्स अभी हमारे पास आते हैं कि अब हमने तो 1 हफ्ते के लिए दर्द की दवाई खा ली, जैसे वोविरान है, एसिक्लोफेनेक है, वो बहुत खासकर गाँव से वो खा के आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनका गुर्दे में जो दिक्कत होती है वो बढ़ जाती है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे अल्टरनेटिव मेडिसिन्स लेके आ जाते हैं, कभी वो भी वजह बनती हैं कि उनका ज़्यादा जल्दी से गुर्दा खराब होने तो का। साफ तौर पर आपका ये कहना है कि वो मेडिसिन नहीं लेने चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको गुर्दे की बीमारी है, आप अपने जो भी आपके गुर्दे के डॉक्टर हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनकी राय लेके ही आप जो मेडिसिन हैं वो लें। जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स बोलते हैं, जिसको आप वोविरान है या डिक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है, कोई भी दवाई जो दर्द की है, वो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ही लें। बाकी दवाइयाँ भी आप अपने गुर्दे के डॉक्टर से सलाह करके ही लें। और जो बाकी जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, उसमें हमने जितना भी अभी तक का रिसर्च है वो यही शो करता है कि इसका फ़ायदा कम है, उल्टा नुकसान ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई कोई आप इसी ऐसे किसी चाल में ना आए कि आपको बोला जाए कि आपका गुर्दा 1 महीने के या 2 महीने में ठीक हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपके, अगर गुर्दा खराब है और उसको 2 महीने में ठीक कर दे। ऐसे लोगों की जाल में मत आइए। कितने परसेंट किडनी डैमेज होने पर डायलिसिस स्टार्ट कर देना चाहिए? जी, अ, जैसे मैंने पहले बोला कि 60 डैमेज होने तक तो सिम्टम ही नहीं आते हैं। फिर उसके जब 50 60 से 90% तक पहुंचते हैं तो वो थोड़े थोड़े दिक्कतें आना शुरू होती हैं। जब 90% 95% से ज़्यादा गुर्दा डैमेज हो जाए, उसको हम स्टेजिंग करा होता है हमने, ऐसे अपने
पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए। तो स्टेज 5 जिसमें पेशेंट का जो फिल्ट्रेशन का रेट होता है वो 15% से कम होता है, तो उस स्टेज पे जाके यूजुअली 10% से नीचे जाके फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। मोटा मोटा हम ये बोलेंगे कि 90-95% गुर्दा जब डैमेज हो जाता है तब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सर साफ तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रांसप्लांट है वो कब किया जा सकता है, और अगर हम जम्मू में देखें इतनी सहूलियात नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर। ये बात सही है कि अनफॉर्चुनेटली जम्मू में अभी तक गुर्दा ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट इस पे काफ़ी तेज़ी से काम कर रही थी कि हम एटलीस्ट एक दो हॉस्पिटल में गुर्दा ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी स्टार्ट कर लें। तो उसमें आई थिंक कुछ रुकावटें थी जिनको हल किया जा रहा है। तो गुर्दा ट्रांसप्लांट जब भी गुर्दे का इतना काम करना कम हो गया है कि उसको डायलिसिस पे आने की ज़रूरत है, तो उसी स्टेज पे गुर्दा या डायलिसिस या ट्रांसप्लांट दोनों ही एक गुर्दे का रिप्लेसमेंट है। तो इन दोनों में से गुर्दा ट्रांसप्लांट ही एक बेहतर उपाय है, क्योंकि जब हम डायलिसिस करते हैं मरीज़ का तो उसमें हम खाली उसका गुर्दे का जो फिल्ट्रेशन फंक्शन होता है, फिल्ट्रेशन फंक्शन का मतलब है कि खून साफ करने वाला वो है, वही हम उसको रिप्लेस करते हैं। इसके बाकी फंक्शन हम रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो हड्डियों को मजबूत रखता है, खून बनाता है, और शरीर में एसिड को कंट्रोल करता है। तो बेहतर तो यही रहेगा कि अगर जो पेशेंट अफोर्ड करता है और उसके पास मैचिंग डोनर अवेलेबल है तो उनको जब उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो उसको ट्रांसप्लांट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कितने परसेंट केसेस हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद सक्सेसफुल होते हैं? देखिए इसमें जो अगर हम इसको टाइम वाइज लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आज 100 लोगों का हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जो भी सेंटर्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जिसमें पीजीआई में थे वहाँ हम ट्रांसप्लांट करते थे, तो 100 में से 95 लोग ऐसे होते हैं जिनका 1 साल तक भी परफेक्ट किडनी चल रहा होता है। क्योंकि बड़ी सर्जरी है, कभी मैच नहीं होता है, तो 5 लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं जिनका पहले साल में गुर्दा खराब हो जाता है। अगर यही हम स्टैट्स हम 5 साल की बात करें कि अगर आज 100 लोग ने ट्रांसप्लांट कराया है तो 5 साल के बाद उनमें रफली 75 to 77% लोगों का गुर्दा जो है वो काम कर रहा होगा। और जो अगर हम 10 साल पे जाएं तो ये अराउंड 60% के आसपास ये आ जाता है। लेकिन उसमें भी ट्रांसप्लांट जिन लोगों ने किया होगा, उन जो पेशेंट्स अगर कोई देख रहे होंगे जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया होगा, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो ट्रांसप्लांट मेडिसिन है वो बिल्कुल बंद मत कीजिए, अपना टाइमली चेकअप कीजिए, और इन्फेक्शंस खासकर इस कोविड के टाइम में इन्फेक्शन से बचने के जो भी उपाय आपको आपके डॉक्टर ने बताए होंगे उन पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर इकबाल, एट द लास्ट हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से इन बीमारियों से बच सकते हैं। जी, जैसे कि हमने देखा कि शुगर, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन वजह है इसके किडनी डिजीज़ के। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो दोनों हैं ये एक लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि हमारा जो आम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो। उसमें सबसे पहला है कि खाने का, कि हमारी डाइट जो है वो हेल्दी हो, हम हेल्दी डाइट खाएं। उसमें जो हमारा नमक है उसकी मात्रा कम हो, जो फैट्स हैं, चर्बी है, उसकी मात्रा कम हो, और जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो हम अपनी डाइट में ज़्यादा लें। अगर हम पानी की या फ्लूइड की बात करें तो एवरेज हम रफली 2 लीटर्स के आसपास पानी ले लें। ये सबके लिए ये क्वांटिटी जो है वो मतलब सब के लिए ये बराबर नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि कई लोग हैं वो खेतों में काम करते हैं तो उनमें ये ज़्यादा भी हो सकता है। कोई जैसे ऑफिस में काम करता है तो उसको कम ज़रूरत पड़ती है। तो इसको मेजर करने के लिए, इसको एक रफ वो करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितना आपको प्यास लग रहा है उतना आप पानी ले लें। और दूसरा, आप अपने यूरिन के कलर को वॉच करें। आपका पेशाब का रंग जो है वो पानी जैसा है, जिसको हम कलरलेस बोलते हैं, वैसा होना चाहिए। अगर आपका पेशाब का रंग गाढ़ा या पीला आ रहा है उसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी जो है वो कम पहुंच रहा है। तो पहले एक बैलेंस डाइट, फ्लूइड इनटेक बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए कि डेली हम कम से कम दिन में 30 से 40 मिनट एक ब्रिस्क वॉक करें, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, शुगर होने का चांस कम रहेगा। और हम कम से कम साल में एक बार अपना जांच कर लें, जिसमें शुगर का टेस्ट कर लें, अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लें,
और किडनी का, अगर किसी को ये शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो किडनी का और पेशाब का जांच भी कर लें। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं, उनको चाहिए कि वो शुगर की जो मेडिसिन है वो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके पूरी टाइमली लें और शुगर का इलाज पूरा टू द टारगेट करें। ये बहुत ज़रूरी है कि टू द टारगेट क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जो शुगर की दवाई तो खा रहे होते हैं लेकिन उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। तो जो उनका खाली पेट का, जो उसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं हम, तो वो उनको चाहिए कि उनका 130 से नीचे नीचे रहे। और जो दो खाने के 2 घंटे बाद या रैंडम शुगर होता है वो 180 से नीचे नीचे रहे। तो अगर आपका शुगर इस कंट्रोल में नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपनी मेडिसिन एडजस्ट कीजिए और वो रेगुलर लीजिए। इस तरह अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी टाइमली और रेगुलरली रिलीजियसली ले। ऐसा नहीं होता कि हमने मेडिसिन ली और बीपी ठीक हो गया। ये लाइफ लॉन्ग बीमारियां हैं, इनमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती हैं और ये मेडिसिन तभी तक काम करती हैं जब तक वो खा रहे हों। जब वो छोड़ देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर फिर से शूट कर जाएगा। तो रफली 140/90 से नीचे नीचे ब्लड प्रेशर पेशेंट का होना चाहिए। इस कंट्रोल में रहेगा तो वो जो गुर्दा डैमेज कम होगा उसकी वजह से। इसके अलावा जो ऑलरेडी जो लोग गुर्दे की बीमारी जिनको है वो अपने डॉक्टर की सलाह लें और उनकी सलाह पे चलें। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। आज जिस तरह से 11 मार्च को पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें वहाँ पर किडनी डे मनाया जा रहा है, तो हमने भी इनसे खास बातचीत की किडनी की चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को लेकर। जिस तरह से इन्होंने हमारे व्यूअर्स को बताया कि आपको प्रॉपरली टेस्ट करवाना है 1 ईयर में एक बार, जिस तरह से भी इन्होंने बताया है सब लोग उसको फॉलो करें ताकि जो किडनी की प्रॉब्लम है उससे बच सके। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।